आ रही है। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। देखिए हमारा नया टॉपिक था एटॉमिक स्ट्रक्चर। नाम से ही हमें पता चलता है कि एटम का स्ट्रक्चर, मतलब एटम क्या है, उसके स्ट्रक्चर के लिए क्या क्या कोशिश करी साइंटिस्टों ने, इसके बारे में हमें क्या क्या पता है वही देखना है। और मैंने कल आपको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बताई थी। एटम के बारे में सबसे पहले डाल्टन ने बताया था कि सब्सटेंस होता है, मॉलिक्यूल होता है, एटम होता है। एटम इतना छोटा होता है तो लेकिन डाल्टन फेल हो गया और आगे पता चला कि एटम भी ब्रेक होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में कैसे पता चला? तो मैंने आपको कल बताया था कि एक कोई सिलेंडर लिया या ट्यूब ली जिसमें इनर्ट गैस भर दी और इस पे 10,000 वोल्ट का करंट और इतना प्रेशर अप्लाई किया तो जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो कैथोड से एनोड की तरफ जाने लगे। इसी को हम कैथोड रेस कहते हैं। समझा नहीं समझे? हाँ सर समझे। आपको तो बस इतना याद रखना है कि एक जो हाँ सर सिलेंडर है समझे। इसमें इनर्ट गैस भरी थी, इसको 10,000 वोल्ट का करंट जो लो प्रेशर दिया तो गैस के मॉलिक्यूल कैथोड से एनोड की तरफ भागने लगे। बस ठीक है। अब हाँ सर। आपने कल लिखा था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रे। तो ये जो कैथोड रेस है इसके हमें कैरेक्टर देखने हैं। तो वन बाय वन मैं एक एक समझाता जाऊंगा, आपको लिखवाता जाऊंगा। 2 दिन आपकी थ्योरी ही चलेगी, उसके बाद अपन न्यूमेरिकल को। तो हेडिंग आपकी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेस। बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात है। अब अपन नीट का पेपर दे रहे हैं तो नीट के पेपर में थ्योरिटिकल क्वेश्चन भी बन जाते हैं 20-30%। 70% तो न्यूमेरिकल रिएक्शन आती है, 20-30% थ्योरी से भी क्वेश्चन आते हैं। तो आपने देखा होगा बेटा जितनी भी रेस हैं, फिजिक्स वाले सर ने आपको अब तक बता दिया होगा, जितनी भी रेस हैं रेस ऐसे चलती है। पता है आपको? अरे पता है नहीं पता? हाँ सर। या फिर आप शाम को या कहीं घूमने जाते होगे, शाम को सुबह या घर के आसपास कोई तालाब हो, मतलब पानी भरा हो, उस पानी में आप पत्थर मार देना। तो जब आप पत्थर मारोगे तो आप देखोगे इस टाइप का वेव बनेगा। हाँ। तो जो वेव है या रेस है, सारी रेस ऐसे चलती है। जैसे अपन चलते हैं ऐसे सीधे सीधे चल रहे हैं, लेकिन जो रेस है वो ऐसे चलती है, ऐसे। लेकिन कैथोड रेस के बारे में बता, साइंटिस्टों ने देखा कि जो कैथोड रेस थी वो ऐसे चल रही थी, स्ट्रेट लाइन, सीधे। देखिए मैं एक बार रिपीट करूंगा, 99% जो रेस होती है वो ऐसे चलती है, ऐसे अपना इस टाइप से। लेकिन जब हमने कैथोड रेस के बारे में देखा तो कैथोड रेस स्ट्रेट लाइन चल रही थी, मतलब सीधे चल रही थी। तो पहला कैरेक्टर ये हो गया क्या, जो कैथोड रेस है वो स्ट्रेट लाइन चलती है। हाँ। तो पहला कैरेक्टर लिखें इसमें। कैथोड रेस travel cathode rays travel in straight line with very high velocity. Cathode rays travel in straight line with very high velocity. हो गया? हाँ सर। पहला कैरेक्टर ये हो गया कि जो कैथोड रेस है ज्यादातर रेस ऐसे ऐसे चलती है, लेकिन जो कैथोड रेस है वो ऐसे चलती है, स्ट्रेट लाइन। अब दूसरा कैरेक्टर, अब देखो हमने क्या किया कि ये है आपकी कैथोड रेस। आपको पता है कि ये कोई सोर्स है जो कैथोड रेस निकालता है, मतलब ये कैथोड रेस निकालता है। आपको पता है कैथोड रेस स्ट्रेट लाइन चलती है। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। अब गौर से देखो हमने क्या किया, जो ये कैथोड रेस निकालने वाला था इसके रास्ते में व्हील बना दिया ऐसे।
हमें पता है कि जैसे ही हम इसका बटन ऑन करेंगे तो यहाँ से कैथोड रेस निकलेगी और हमने इसके रास्ते में कागज का व्हील बना के रख दिया, हमको पतला सा व्हील, और हमने जैसे देखा कि यहाँ से जो कैथोड रेस निकली इस व्हील को घुमाते हुए निकल गई। तो हमें लगा अरे यार इस व्हील को घुमाते हुए निकल गई, इसका मतलब इसमें कुछ मटेरियल पार्ट होगा, इसके अंदर कुछ मटेरियल पार्ट होगा तभी इसको घुमाते हुए चली गई। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? हाँ सर। तो दूसरा करेक्टर ये है कि अगर कैथोड रेस के रास्ते में कोई व्हील रख दो, पतला सा व्हील रख दो या पहिया रख दो, तो ये उसको घुमाते हुए निकल जाती है, जिससे हमें ये पता चला कि कैथोड रेस पावरफुल रेस है और इसके अंदर हल्का सा मटेरियल पार्ट होता है, तभी जिसने इसको घुमा दिया। हाँ सर। जैसे आप घर पर सीएफएल ऑन करते हो, अब सीएफएल की रेस निकलती है तो ये पहिए ही नहीं घुमा पाएगी, आप इसके रास्ते में कोई व्हील रख दो, व्हील को नहीं घुमा पाएगी। बात समझ लो? हाँ सर। तो अगला करेक्टर लिखें, कैथोड रेस प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट। कैथोड रेस प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट if small, अब किसी किसी किताबों में वो व्हील रख रहा है, किसी किसी किताबों में पैडल रख रहा है, पैडल या व्हील बात एक ही है। तो स्मॉल व्हील और पैडल if small wheel or pedal is placed in their path, it start rotating। फिर से सुन लें, if small pedal or wheel is placed in their path means rasta, it placed in their path, it start rotating, मतलब ये रोटेट करने लगता है, it start rotating। that indicate cathode rays have material part। कोई दिक्कत? दो करेक्टर हो गए बेटा आपके। पहला करेक्टर ये हो गया कि जो कैथोड रेस है वो स्ट्रेट लाइन चलती है। दूसरा करेक्टर ये हो गया कि आप कैथोड रेस के रास्ते में कोई स्मॉल व्हील रख दो तो ये उसको घुमाते हुए निकल जाती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि कैथोड रेस के अंदर हल्का सा मैटेरियल पार्ट है, तभी जो इसको घुमा पाया। जब मैटेरियल पार्ट नहीं होगा तो कैसे घुमा पाओगे आप? समझ में आया नहीं आया? हाँ सर सब। दो करेक्टर हो गए। तीसरा करेक्टर देखना है, हमने क्या किया बेटा, आपने दो फील्ड के नाम सुने होंगे, इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। नाम सुना है? हाँ सर। नहीं सुना तो आप देख लें। जैसे मैं इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाऊं, ये देखो मैंने क्या किया, एक ले लिया पॉजिटिव पोल, मतलब ये वाली जो दीवार है ये पॉजिटिव पार्ट से बनी है, और एक मैंने ले लिया नेगेटिव पोल, जो ये वाली बाउंड्री है वो नेगेटिव पार्ट से बनी हुई है। ठीक है? हाँ। अब मैंने क्या किया, यहाँ से कैथोड रेस को निकाला, ये मेरा सोर्स है जो कैथोड रेस दे रहा था, तो मैंने जैसे ही इसको कैथोड रेस को ऐसे निकाला, तो अब कैथोड रेस को देखो मेरे को सीधे जाना चाहिए था आपके हिसाब से, क्योंकि कैथोड रेस तो स्ट्रेट लाइन चलती है ना। हाँ सर। लेकिन कैथोड रेस सीधे नहीं आ रही थी, वो पॉजिटिव पोल के पास से होते हुए निकल रही थी, जिससे हमें ये पता चला कि कैथोड रेस पे नेगेटिव चार्ज होता है, तभी तो ये पॉजिटिव की तरफ भागी। हाँ। देखो मैंने लगाई इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है एक दीवार पॉजिटिव पोल से बनी, एक दीवार नेगेटिव पोल से बनी।
तो ये मेरी एक दीवार पॉजिटिव पोल से बनी, एक नेगेटिव पोल से बनी, मतलब ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से बनी दीवार है और ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से बनी दीवार है, और मैंने इसके बीच से कैथोड रेस निकाली। तो आपके हिसाब से कैथोड रेस तो सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन वो सीधी नहीं जा रही थी, पॉजिटिव पोल के पास से होते हुए निकल रही थी, जिससे हमें क्या पता चला कि जो कैथोड रेस है ये कौन से पार्टिकल से मिलकर बनी है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी है। बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ सर, समझा। हाँ सर। लिखा है इसमें when electrical and magnetic field apply to cathode rays, then to apply cathode rays, फिर से एक बार बोल रहा हूं, सुन लें। when electrical and magnetic field apply to cathode rays, then it deflected, disturbed या deflected, then it deflected, अब किसकी तरफ जा रही है, पॉजिटिव पोल की तरफ या नेगेटिव पोल की तरफ? पॉजिटिव पोल। पॉजिटिव पोल। it deflected to positive pole. तो ये जब हमने इस पे इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो जो कैथोड रेस है उसको जाना चाहिए तो सीधा, क्योंकि ये तो स्ट्रेट लाइन चलती है, लेकिन ये किसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो रही थी, पॉजिटिव पोल की तरफ, जिससे हमें क्या पता चला ये किससे बनके बनी है, पॉजिटिव चार्ज से या नेगेटिव चार्ज से? नेगेटिव चार्ज से बनी है। नेगेटिव चार्ज से। दैट्स indicate cathode rays that indicate cathode rays consist of negative charge particle, called electron, negative charge particle called electron। और आपको पता है बेटा, आप इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिखते थे, तो ऐसे लिखते थे कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। हाँ। जो आपकी कैथोड रेस है वो कैथोड रेस इलेक्ट्रॉन ही है। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, आप इलेक्ट्रॉन कह दो और चाहे कैथोड रेस कह दो, बात एक ही है। हाँ। समझा नहीं क्या? हाँ सर, समझा। हाँ सर। जब आपका एटम, आपको आपने देखा था कल के लेक्चर में, एटम ब्रेक हो रहा था प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में, तो कैथोड रेस से हमें मिला था इलेक्ट्रॉन। ये जो कैथोड रेस है इन्हीं से इलेक्ट्रॉन बनता है। तो ये है ना, ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये सब इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव की तरफ भागते हैं। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। देखो आपके 3 कैरेक्टर हो गए। पहला कैरेक्टर कैथोड रेस स्ट्रेट लाइन चलता है। दूसरा कैरेक्टर, अगर आप इस कैथोड रेस के रास्ते में कोई हल्का व्हील रख दो तो ये उसको घुमाता हुआ निकल जाता है, जिससे क्या पता चला इसके अंदर कुछ मटेरियल पार्ट है कैथोड रेस के अंदर। तीसरा, अगर आप इस पे इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फील्ड लगाओ तो ये पॉजिटिव पोल की तरफ भागता है, इससे क्या पता चला कैथोड रेस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी है। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। वेरी गुड। अब अगला कैरेक्टर देखो यार, हो गया। अब देखो बेटा, ये पुराना डायग्राम बना रहा हूं। आपने डायग्राम कल ऐसे बनाया था, ऐसे ऐसे और
इधर से और आपने इसको 10,000 वोल्ट का करंट दिया था और इधर पे आपने वेरी लो प्रेशर 10⁴ mm का प्रेशर लगाया था और ये आपका कैथोड का इलेक्ट्रोड था और ये आपका एनोड का इलेक्ट्रोड था और एक इनर्ट गैस भरी थी इसमें। सही है? ऐसे था क्या? हाँ हाँ सर सर। हाँ सर गौर से देखो, जैसे आपने इस इनर्ट गैस पे 10,000 वोल्ट का करंट तो लो प्रेशर अप्लाई किया तो कैथोड, ये जो गैस के मॉलिक्यूल है कैथोड से एनोड की तरफ भाग रहे थे और यहाँ पर एक लाइट जनरेट कर रहे थे। जैसे ये एनोड में टकरा रहे थे तो एक शाइनिंग आ रही थी, लाइट जनरेट हो रही थी। तो अगला कैरेक्टर है आपका जो कैथोड रेस है, जब वो एनोड से टकराती है तो एक तरह लाइट का चमकना अंग्रेजी में बोलते हैं फ्लुरेंस। समझ में आया नहीं आया? हाँ सर। हाँ सर जब कैथोड रेस किसी भी पार्टिकल से या किसी भी बॉल से टकराएगी तो एकदम से शाइनिंग आएगी। इसको आप इंग्लिश में बोलते हो वर्क फ्लुरेंस। तो लिखे अगला करेक्टर, कैथोड रेस क्रिएट कैथोड रेस क्रिएट फ्लुरेंस। फ्लुरेंस मींस होता है चमक। हो गया? हाँ सर हाँ सर। जब ये भैया, जब ये वाली रेस कैथोड रेस है, जब ये इस एनोड से टकरा रही थी तो लाइट जल रही थी ऐसे, जैसे आप दीवार पर लगा होगा तो दीवार में एक चमक आती है नहीं आती, तो फ्लुरेंस जनरेट करता है। अगला करेक्टर कैथोड रेस क्रिएट फ्लुरेंस बस। अब जिससे भी टकराएगी वो फ्लुरेंस जनरेट करेगी, आपको ये याद रखना। नेक्स्ट करेक्टर, कैथोड रेस कैथोड रेस पेनिट्रेट कैथोड रेस पेनिट्रेट टू थिन मींस होता है पतली, शीट ऑफ एल्यूमिनियम ऑफ मेटल शीट्स ऑफ शीट ऑफ एल्यूमिनियम ऑफ मेटल। मेरे कहने का मतलब ये है बेटा, जैसे आपका ये कॉइन आता है ना, 1 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का, ये तो काफी मोटा है, एक पतला सा कॉइन ले लो, बहुत पतला सा, ये है आपका एल्यूमिनियम का कॉइन जो कि काफी पतला है और आप इस पे अगर कैथोड रेस गिराओ ये इसको होल करते हुए निकल जाएगी। पेनिट्रेट का मतलब होता है होल करते हुए। काफी पतला सिक्का हो, ये जो हमारे पास मार्केट में सिक्के आते हैं ये काफी मोटे होते हैं, जब एक पतले से बहुत पतले सिक्के को हमने या कोई सीट ली हमने एल्यूमिनियम मेटल की, उसका कैथोड रेस लगाई तो इसको उसमें होल करते हुए निकलता है। पेनिट्रेट का मतलब होल करते हुए निकलता है, मतलब इतनी पावरफुल रेस है। अगर मुझे कैथोड रेस का लेजर मिल जाए, जैसे ये है, ये कैथोड रेस जनरेट करता है, अगर लेजर मिल जाए तो इसका ऐसा बटन दबाऊंगा तो जो जो उस रेस के सामने आएंगे निकलते हुए। अगला कैरेक्टर, रेशियो ऑफ, ये इंपोर्टेंट लिखना है इसमें, इस कैरेक्टर में इंपोर्टेंट लिखना, रेशियो ऑफ चार्ज अपॉन मास। जिसे आप किताबों में E/M रेशियो भी लिखा होता है। E का मतलब चार्ज, M का मतलब मास। रेशियो ऑफ चार्ज अपॉन मास इज कांस्टेंट फॉर कैथोड रेस। हो
गया? हाँ सर। अब हाँ, ये सर। वाला पावर याद रखना, कैथोड रेस के लिए चार्ज अपॉन मास का रेशियो कांस्टेंट होता है। क्यों कांस्टेंट होता है वो देखें। सपोज करो आपने जो आपका जो ट्यूब था, आपने अरे इस टाइप का ट्यूब लिया था ना यार, इसमें आप गैस भरते थे नहीं भरते थे? तो आपने सपोज किया हाइड्रोजन गैस ली, इससे जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, H पॉजिटिव मिला क्या? हाँ, अगर ऑक्सीजन गैस ली, इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, वो पॉजिटिव मिला क्या? हाँ। हाँ, अगर आपने नाइट्रोजन गैस ली और इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो N पॉजिटिव मिला क्या? हाँ, हाँ। इसका मैंने सिखाया है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये माइनस का 1 इलेक्ट्रॉन है, उस तरफ गया तो प्लस का 1 इलेक्ट्रॉन हो गया क्या? हाँ, हाँ। तो आप इस वाले माइनस 1 इलेक्ट्रॉन को ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। इस हाँ। माइनस 1 हाँ, इलेक्ट्रॉन को जो बराबर की उस तरफ गया तो ये प्लस का 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। हाँ, और आप ये माइनस का 1 इलेक्ट्रॉन है, बराबर की उस तरफ गया तो आप प्लस का 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख सकते हो। हाँ। और आपको पता है कैथोड रेस कौन है? ये इलेक्ट्रॉन ही कैथोड रेस कहलाते हैं क्या? हाँ। और देखो, आपको पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है क्या? हाँ। हाँ, और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम होता है क्या? हाँ, मैंने सब सिखाया है आपको स्टार्टिंग में। तो देखो इसमें चार्ज इतना होता है, इसका मास इतना होता है, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है। तो ई वाई एम चार्ज अपॉन मास का जो रेशियो है हमेशा कांस्टेंट आएगा या नहीं आएगा? हाँ। समझा? हाँ सर। हाँ, सर। कर लें। हो गया सर। हो गया? ये चीज याद रखना बेटा। ये मैं नोट करता हूँ। ई वाई एम रेशियो आपको पता है, हमें चार्ज अपॉन मास रेशियो निकालना है इलेक्ट्रॉन का। रेशियो फॉर इलेक्ट्रॉन, जिसे आप कैथोड रेस भी बोलते हो, कैथोड रेस। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है ये, और मास होता है ये, ठीक है? जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 1.76 into 10 की पावर 11 प्लस के 31। हाँ, और यूनिट बनेगी कूलम पर किलोग्राम। मतलब जो इलेक्ट्रॉन के लिए होता है ई वाई एम का जो रेशियो होता है वो इतना होता है 1.76 into 10 की पावर 11 कूलम पर किलोग्राम। तो दिक्कत? नो सर। नो सर। कभी पूछ लेता है तो आप चाहो तो इसको डिवाइड करके ला सकते हो, क्योंकि आपको चार्ज पता है, मास पता है। अगर ये याद रखोगे तो एक सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। हो गया सर। यस। तो बेटा कैथोड डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेस मैं आपको समझा चुका हूँ। कैथोड रेस ही इलेक्ट्रॉन है, कैसे मिला हमें कैथोड रेस, उसके क्या कैरेक्टर हैं। अगला आपका है डिस्कवरी ऑफ एनोड रेस, ब्रैकेट में लिख लेना डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ एनोड रेस और ब्रैकेट में लिख लेना डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन।
डिस्कवरी ऑफ एनोड बेस डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। देखो इसकी प्रोसेस और उसकी प्रोसेस बिल्कुल सेम है। अगर आपको पहला वाला समझ में आया तो ये अपने आप समझ में आ जाएगा। कैसे वो देखें, आपने क्या किया, एक ग्लास की ट्यूब ली और इस तरीके से जैसे आपने उसमें किया था बिल्कुल सेम प्रोसेस, इस पे आपने वेरी लो प्रेशर मतलब 10 की पावर -4 mm का प्रेशर अप्लाई किया और इसमें आपने 10,000 वोल्ट का करंट अप्लाई किया। और याद रखना ये वाला पार्ट आपका कैथोड था और ये वाला पार्ट एनोड था। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। नो सर। बस आपको इतनी सी चीज याद रखना है, इसमें No, जो sir. कैथोड था, इस कैथोड में बेटा होल थी, जाली लगी थी। जो मैंने आपको इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी बताई थी उसमें ये सॉलिड फॉर्म में था, लेकिन ये जो कैथोड है सॉलिड फॉर्म में नहीं है, इसमें जाली लगी है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? हाँ सर। इसको आप जाली वाले कैथोड का एक नाम होता है परफ्यूरेटेड कैथोड, मतलब ऐसा कैथोड जिसमें हल्की हल्की सी जाली लगी हो। ठीक है, तो हाँ सर। आपने इसमें गैस भर दी। जब आपने इस गैस में 10,000 वोल्ट मतलब आपने इसमें इनर गैस भर दी और जब आपने इस गैस में 10,000 वोल्ट का करंट जो लो प्रेशर अप्लाई किया तो आपने देखा कि जो गैस के मॉलिक्यूल वो कैथोड एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे थे, उसमें जाली लगी तो ऐसे बाहर निकल जा रहे थे। कोई दिक्कत? नो सर। एक साइंटिस्ट था गोल्डस्टीन, No, sir. उसने ये सब देखा था, इनर गैस भरी, एक कैथोड एक एनोड, लेकिन कैथोड कैसा है इसमें जाली वाला। जैसे इस गैस पे 10,000 वोल्ट का करंट तो लो प्रेशर अप्लाई किया तो जो गैस के मॉलिक्यूल थे वो आयनाइज होके एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे थे। कहां से कहां जा रहे थे? एनोड से कैथोड की तरफ, इसलिए इसका नाम हो गया एनोड। समझा नहीं समझा? समझा सर। डायग्राम बना लो, मैं कुछ थ्योरी लिखवा दूं। सर वो स्पेलिंग क्या है? पीई PERFURATED perforated, PERFURATED perforated cathode। सर एक बार फिर से बताना, वो एनोड टू कैथोड पे जाता है। देखो आपने एक इनर्ट गैस भरी, इस गैस एक सिलेंडर है जिसमें आप या ट्यूब है उसमें इनर्ट गैस भरी, इसमें 10,000 वोल्ट का करंट तो लो प्रेशर अप्लाई किया तो जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो एनोड से देखो ऐसे जा रहे हैं ना, एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे थे, एनोड से कैथोड की तरफ, इसीलिए इसका नाम एनोड रेस पड़ गया। ये तो मेटल के बनते हैं, कैथोड एनोड दोनों सॉलिड फॉर्म में, उस वाले में भी सॉलिड फॉर्म में हो गया सर। देखो ये अभी सॉलिड है, अब मैं इसको ऐसे कट करके इसको होल कर दूं। हो गया? हो गया सर। लिखा है इसमें थ्योरी थोड़ी सी। In 1886 एक साइंटिस्ट था गोल्डस्टीन। In 1886, Goldstein performed the same experiment, मतलब कैथोड रे जैसी एक्सपेरिमेंट तो है ये। हाँ। In 1886, Goldstein performed the same experiment using perforated cathode।
कैथोड में अगर उसने यह किया होल कर दिए परफ्यूरेटेड कैथोड, ब्रैकेट में लिखेगा हैविंग होल, मतलब इस कैथोड में उसने होल कर दिए एंड फाउंड that and found that rays are not travel cathode to anode rays are not travel cathode to anode but simultaneously हो जाए साथ साथ। सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा सर। simultaneously हो जाए साथ साथ। but simultaneously also traveling from anode to cathode। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रे, एनोड रे, सॉरी एनोड रे। Yes. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनोड रे, अब सुने, मैंने आपको कैथोड रे के कुछ कैरेक्टर बताए थे कि ये सीधे चलता है, अगर इसके रास्ते में पहिया रख दो तो उसको घुमाते हुए निकल जाता है। दो कैरेक्टर हो गए। तीसरा कौन सा था? कोई भी चीज रख दो तो अगर कोई पतला मेटल आइटम रख दो तो उसको पेनिट्रेट करता हुआ निकल जाता है। और चार्ज और मास का इंस्टेंट होता है, अगर दो पोल लगा दो पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव पोल की तरफ भागता है। तो इसके भी सारे कैरेक्टर उससे मिलते जुलते होते हैं, जो डिफरेंट कैरेक्टर है वो लिखवा देते हैं, बाकी इसके भी कैरेक्टर वही है। इसमें लिखा they have same property as cathode ray, only difference is that। अब क्या क्या डिफरेंस है वो आप देख लो। तो पहला डिफरेंस देखो, पहला कैरेक्टर क्या था कैथोड रेज का? ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चलता है नहीं। हाँ। हाँ तो स्ट्रेट लाइन वाला इसमें भी चलता था, सेम है। दूसरा कैरेक्टर क्या था? अगर इसके में कोई व्हील रख दो तो उसको घुमा देता है। हाँ ये भी घुमा देता था। लेकिन तीसरा कैरेक्टर क्या था कि अगर आप ये पॉजिटिव पोल है और ये नेगेटिव पोल है, अगर आप इसमें कैथोड रेज को, ये जो आपकी कैथोड रेज है, अगर आप इसको निकालो तो ये पॉजिटिव पोल की होते हुए निकलती है। हाँ लेकिन एनोड रेज में ऐसा नहीं होता बेटा। जब आप एनोड रेज को इस पॉजिटिव और नेगेटिव पोल से होते हुए निकालोगे तो ये नेगेटिव पोल के पास से होते हुए निकलती है, जिससे ये पता चलता है कि ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी है। बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ सर। लिखे नई लाइन से they deflected towards negative pole of field, negative pole of field that indicates
दे आर पॉजिटिवली चार्ज। दैट इंडिकेट दे आर पॉजिटिवली चार्ज। और ये डायग्राम बना लेना। हो गया सर। तो इसका पहला डिफरेंस ये हो गया, ये बना लिया। हाँ सर। अब देखो हाँ, दूसरा डिफरेंस, दूसरा डिफरेंस देखो, मैंने आपको बताया था कि चार्ज अपॉन मास का जो रेशियो है वो कैथोड रेज के लिए कांस्टेंट हो जाएगा। हाँ हाँ, लेकिन एनोड रेज के लिए चार्ज अपॉन मास का रेशियो कांस्टेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता वो भी आप देखने वाले। तो अगले चार्ज अपॉन मास रेशियो, जिसे आप E/M रेशियो भी कहते हो, चार्ज अपॉन मास रेशियो या E/M रेशियो नॉट कांस्टेंट फॉर कैथोड रे, सॉरी एनोड रे, फॉर एनोड रे। हो गया? हाँ सर। अब इसको मैं प्रूव करके देता हूँ। अब सपोज करो ये हाइड्रोजन गैस है, इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो इसका एक पॉजिटिव आया। अगर ये ऑक्सीजन गैस है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो वो पॉजिटिव आया। अगर नाइट्रोजन गैस है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो एक पॉजिटिव आया। ये बात समझ में आई नहीं आई? हाँ सर। अब आप चाहो कि माइनस का 1 इलेक्ट्रॉन हो, उसके बाद प्लस का 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। हाँ ये -1 इलेक्ट्रॉन है, उस तरफ दिया बराबर की तरफ तो प्लस का 1 इलेक्ट्रॉन, और ये इस तरफ दिया तो प्लस का 1 इलेक्ट्रॉन। ये डायग्राम समझ में आ रहा है, रिएक्शन समझ में आ रही है? हाँ सर। आपको पता है जो कैथोड रेज है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से बनती है। तो ये वाला पोर्शन में इसका कैथोड रेज हो गया। सही है? और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ये है क्या? हाँ ये वाला पोर्शन इसका एनोड रेज हो गया क्या? हाँ। अब देखो चार्ज अपॉन मास रेशियो देखो, आपको पता है हाइड्रोजन का मास 8 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है। हाँ हाँ इसमें देखो चार्ज अपॉन मास रेशियो सबका कांस्टेंट है। लेकिन इस वाले में जो पहली रिएक्शन के लिए जो चार्ज अपॉन मास रेशियो है, तो चार्ज तो होता है 1.6 10 की पावर -19, लेकिन इसका मास एक है क्या? हाँ। और बड़े बड़े एक्सपोनेंट का यहाँ आप समझ लो E/M। तो चार्ज तो होता है 1.6 10 की पावर -19, और ये एक हो गया। इसके लिए चार्ज और मास रेशियो ऑक्सीजन के लिए चार्ज तो होता है ये, और इसका मास 16 होता है क्या? हाँ इसके लिए चार्ज और मास रेशियो चार्ज के लिए होता है, मास 14 होता है क्या? हाँ। ठीक है, चार्ज अपॉन मास रेशियो इसके लिए अलग है, इसके लिए अलग है, इसके लिए अलग है। कोई दिक्कत? नो सर। तो एनोड रेज के लिए चार्ज अपॉन मास रेशियो कांस्टेंट नहीं होता, कैथोड रेज के लिए कांस्टेंट होता है। आपने कैसे पहचाना है? ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से बना है, ये कैथोड रेज है, ये पॉजिटिव से बना है, ये एनोड रेज। दिक्कत हो जाओ? नो सर। नोट कर ले। हो गया बेटा? हो गया सर। हाँ सर। अब देखो मैं एक नई लाइन और लिखवा रहा हूँ। अब मैं एक न्यू लाइन और लिखवा रहा हूँ, जब आपको समझ में आए तभी हाँ बोलना। देखो ये भी कैथोड रेज है, ये भी कैथोड रेज है, ये भी कैथोड रेज है। तो क्या देखो इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, ये कैथोड रेज है। तो आप चाहे कोई भी गैस ले लो, देखो आपने यहाँ हाइड्रोजन गैस ली थी, कैथोड रेज से आया। ऑक्सीजन गैस ली, कैथोड रेज का ये आया। नाइट्रोजन गैस ली, ये आया। तो क्या मैं आपसे ये बोलूं
जो कैथोड रेस है वो गैस के नेचर पर डिपेंड नहीं करती। देखो आपने हाइड्रोजन गैस ली तब भी यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन आया, ऑक्सीजन गैस ली तब भी 1 इलेक्ट्रॉन आया, नाइट्रोजन गैस ली तब भी 1 इलेक्ट्रॉन आया। तो क्या ये पॉइंट बना कि जो कैथोड रेस है वो गैस के नेचर पर डिपेंड नहीं करती? हाँ सर। लेकिन एनोड रेस गैस के नेचर पर डिपेंड करती है। देखो हाइड्रोजन था तो देखो एनोड रेस क्या आया, H पॉजिटिव आया क्या? पॉजिटिव आया। हाँ और ऑक्सीजन गैस ली तो O पॉजिटिव आया क्या? अलग अलग हो गए नहीं हो गए? हाँ बदली तो एनोड रेस का स्ट्रक्चर बदल गया क्या? हाँ कि हमने यहाँ पर गैस बदली, कैथोड रेस का स्ट्रक्चर नहीं बदला क्या? हाँ नहीं बदला। नेक्स्ट पॉइंट ये बना कि जो कैथोड रेस है वो गैस के नेचर पर डिपेंड नहीं करती, लेकिन जो एनोड रेस है वो गैस के नेचर पर डिपेंड करती है। हाँ ये मैंने कैसे बोला ये समझ में आया? हाँ अगला पॉइंट, कैथोड रेस does not depend cathode rays does not depend nature of gas, but anode rays depends on nature of gas. सर फिर से बताओ। Cathode rays does not depends on nature of gas, but anode rays depends on nature of gas. ये गैस के नेचर पर डिपेंड नहीं करती, ये डिपेंड करती है। हो गया? हाँ सर। हाँ ठीक है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई? कैथोड रेस से, उसके सारे कैरेक्टर पता है। प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई? एनोड रेस से, उसके सारे कैरेक्टर पता है। अब एक और बचा न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। तो अगली हेडिंग है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। अब देखो इसके लिए कुछ मुझे माहौल बनाना पड़ेगा, मतलब आपको समझाने के लिए। तो मैं पहले टॉपिक से हट के जाता हूँ, आपको केवल समझा रहा हूँ, आपको नोट नहीं करना। तो जब समझ में आएगा तो फिर आपको नोट करवा, ठीक है? ओके सर। तो देखें, देखो हमारा इस समय चाइना के साथ काफी डिस्टरबेंस चल रहा है। मतलब बॉर्डर पे हमारे भी 1,00,000-1,50,000 सैनिक लगे हैं, चाइना के भी सैनिक लगे हैं। तो होता क्या है, आपने एक बॉम्ब का नाम सुना होगा, एटॉमिक बॉम्ब, जिसे परमाणु बम कहा जाता है। हाँ और उससे सभी लोग बहुत डरते हैं। अगर किसी भी कंट्री ने किसी के भी कंट्री पे परमाणु बम फेंक दिया तो उसके एक दो बड़े बड़े शहर तो अपने आप खत्म हो जाते हैं। और लोग बाग ऐसे ही मतलब टारगेट करते हैं। जैसे हमारा सबसे अच्छे जो है हमारे शहर है, मुंबई है, दिल्ली है, बेंगलोर है, अगर उसने उस पर परमाणु बम फेंक दिया तो पूरा शहर खत्म। ये शहर खत्म कैसे होता है? जैसे आपका एटॉमिक बॉम्ब है, इसको ये फेंक देगा, तो जब ये जैसे ही एटॉमिक बॉम्ब हमारे लैंड पे गिरा तो ये रेस निकालता है, अल्फा, बीटा और गामा, ये 3 टाइप की रेस निकालता है। और ये रेस इतनी पावरफुल होती है बेटा कि अगर इतनी मोटी कोई दीवार भी है तो उस पर भी होल कर देती है। तो सपोज करो हम कोई, जैसे किसी ने बॉम्ब फेंका, अल्फा रेस निकली, बीटा रेस निकली, गामा रेस निकली। अब हम उसके सामने आ गए। अब रेस तो ऐसे जा रही है स्पीड से, बहुत स्पीड से जाती है। जैसे सन की रेस आती है ना, उसी स्पीड से वो ऐसे निकली, आपकी बॉडी से ऐसे निकल गई, आपकी बॉडी में होल हो गया क्या? होल हो गया तो राम नाम सत्य हो। इसीलिए लोग बात करते हैं। और वो रेस खत्म होती नहीं है, ऐसे गई फिर ऐसे गई फिर ऐसे गई, तो खत्म करती हुई चली जाती। तो होता क्या है, 3 रेस होती है, अल्फा रेस, बीटा रेस और गामा रेस। गामा नहीं उसकी फिर कैसे खत्म होती, मतलब कई सालों में खत्म होती। जापान पे 1945 में थे किसी अमेरिका में परमाणु बम, और उसका इफेक्ट अभी तक।
80 साल हो गए। तो होता क्या है ये देखें आप, मेरा काम है आपको केवल अल्फा बेस को समझाना अभी के लिए। तो देखो कोई एलिमेंट है x और इसका एटॉमिक नंबर है 40 और एटॉमिक मास है 80, ठीक है। हाँ सर। अब मैं इससे एक अल्फा हाँ पार्टिकल बाहर निकालता हूं, तो माइनस मीन्स बाहर निकालना 1 अल्फा पार्टिकल। अगर मैं इससे एक अल्फा पार्टिकल बाहर निकालता हूं तो याद रखना जो नया एलिमेंट बनेगा y, जो नया एलिमेंट y बनेगा उसका एटॉमिक मास 2 कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? 2। 2। तो 40 था, 40 में 2 कम हो गया तो कितना बचा? 38। और एटॉमिक एटॉमिक नंबर है वो 2 कम हो जाएगा और जो एटॉमिक मास है वो 4 कम हो जाएगा। तो यहाँ 76 बचा क्या? 26। हाँ। समझ में आया नहीं आया? हाँ सर समझा। वैसे एक और एग्जांपल देख लो, जेड है और 19 45 है, एटॉमिक नंबर 19 और 1 में ये। अब मैं इससे 2 अल्फा बाहर निकाल रहा हूँ, अल्फा की 2 पार्टिकल बाहर निकाल रहा हूँ, तो जो मेरा बनेगा कोई भी बना डब्ल्यू, एक अल्फा निकल रहा था तो यहाँ 2 कम हो रहे थे, अब 2 अल्फा निकले तो यहाँ कितना कम होगा? 4 कम होंगे। तो यहाँ क्या बचा? 15। एक अल्फा निकल रहा था तो यहाँ 4 कम हो रहा था, 2 अल्फा निकला तो 8 कम होंगे। 8 कम होंगे, तो कितना बचा? 37। समझ में आया नहीं आया? हाँ सर समझा। और देखें अगली पिक्चर खत्म नहीं हुई। सपोज करो ये ए है, ये है 6 और ये है 14। अब मैं इसमें एक अल्फा ऐड कर रहा हूं, तो आप गौर से देखो जब एक अल्फा बाहर निकल रहा था तो 2 कम हो रहा था, जब एक अल्फा ऐड होगा तो 2 बढ़ जाएगा क्या? हाँ 2 बढ़ जाएगा। तो कितना? 8। और यहाँ 4 कम होता था, जब ऐड होगा तो 4 बढ़ जाएगा। हाँ 18। समझ में आया नहीं आया? हाँ सर समझा। और सुने बेटा, जो अल्फा है, अल्फा का एक नाम और होता है हीलियम, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, एटॉमिक मास 4 होता है। देखो यहाँ 2 कम हो रहा था हाँ। और यहाँ 4 कम हो रहा था ऊपर। हाँ। तो अल्फा वाले पार्टिकल को हीलियम पार्टिकल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है आपको बात समझ में आ गई होगी। कोई कंफ्यूजन? नो सर। वेरी गुड। अब आपको ये समझ में आ गया, अब आप न्यूट्रॉन बनाना सीख जाओगे। तो मैं शुरू कर रहा हूँ, ये अब कर दूं? हाँ सर। वेरी गुड। तो देखें एक साइंटिस्ट थे चैडविक, नाम था उनका चैडविक। अब चैडविक ने क्या किया कि ये बेरिलियम का एक वो लिया एलिमेंट जिसका एटॉमिक 4 होता है, एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक मास क्या होता है 9, और इसमें एक अल्फा पार्टिकल ऐड किया, 1 अल्फा पार्टिकल जो ऐड किया। मतलब बेरिलियम, ये बेरिलियम है 4 को, उस पर मैंने अल्फा पार्टिकल की बमबारी की, ऐसे फेंका कि ऐड करने को हो गया। ये अल्फा है, ये बेरिलियम है, मैंने ऐसे फेंका, इसमें ऐड हुआ नहीं हुआ, तो उसको बोलते हैं बमबारी करो साइंस की लैंग्वेज में। अगर आप ऐसे कर दो कि बेरिलियम से एक अल्फा पार्टिकल की बमबारी, और अल्फा को आप ये भी बोलते हो, चाहे अल्फा बोल दो चाहे हीलियम बोल दो, सही है? हाँ। तो जैसे ही एक अल्फा पार्टिकल इस पे ऐड होगा, तो गौर से देखो एटॉमिक नंबर कितना हो गया 4, और ये 4 और 2 6, और ये कितना हो गया, यहाँ कितना ऐड होगा 13। तो आपको ये मिला बेटा, कार्बन मिला 6 12 प्लस 1 न्यूट्रॉन। फिर से मेरी बात सुनो, ऊपर कितना है 9 और ये 4, 13 है क्या ऊपर? हाँ। और नीचे कितना है 4 और 2 6। इसमें ऐड देखो, यहाँ नीचे कितना है 6 और ऊपर कितना है 12। 12 और 1 ये नहीं है, 1 न्यूट्रॉन 13 नहीं होगा। प्रोटॉन न्यूट्रॉन के ऊपर रहते हैं ना न्यूट्रॉन, हाँ तो ऊपर 6 हो गया, यहाँ 6 हो गया। समझा नहीं समझा?
सर वो C6H12 प्लस क्या है उसके बाद? एक न्यूट्रॉन, एन का मतलब न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता कि हाँ मैंने जीरो चार्ज लिख दिया, एक न्यूट्रॉन है N1 लिख दिया। हाँ तो गौर से देखो, ने क्या किया, बेरिलियम के न्यूक्लियाई पे अल्फा पार्टिकल की बमबारी करी, तो हमें कार्बन 6 बारह मिला और एक न्यूट्रॉन मिला। यहाँ से हमें न्यूट्रॉन मिला है। और आपको पता है जब एक अल्फा पार्टिकल ऐड होता है तो एटॉमिक नंबर 2 बढ़ता है, तो देखो एटॉमिक नंबर 4 हो तो 6 हो गया। हाँ और एटॉमिक मास 4 बढ़ता है, तो यहाँ 13 होना चाहिए था, लेकिन वो 13 वाला स्टेबल नहीं बनता, तो ये 6 12 बनाता है। कार्बन यहाँ 13 होना चाहिए था आपके हिसाब से, लेकिन ये 12 बनाएगा, एक न्यूट्रॉन रिलीज कर देगा। तो देखो 12 एक 13 हो गया। हाँ हाँ तो लिखा है इसमें थोड़ा सा, ये रिएक्शन बाद में लिख लेना, पहले थ्योरी लिख लो। इन 1932 1932 जब देश आजाद नहीं हुआ था, न्यूट्रॉन के बारे में पता था अमेरिकन को। इन 1932 चैडविक, साइंटिस्ट का नेम है, इन 1932 चैडविक was अब मैं अल्फा पार्टिकल ऐड कर दूं या अल्फा पार्टिकल की बमबारी कर दूं, बात एक ही है। हाँ तो लिखा है इसमें इन 1932 चैडविक वाज बम्बार्डिंग his seat of bombarding his seat of beryllium, the thin sheet of beryllium with alpha particle. अब रिएक्शन लिख लो आप। हो गया सर। हो गया। अब एक हाँ मैं आपको टेबल बता रहा हूँ, ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। देखो प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, एनोड रेस से। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, कैथोड रेस से। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, अल्फा पार्टिकल की बमबारी। अब एक टेबल बना रहा हूँ, इसको आप और देख लें। ये मैं आपको पहले मोल कॉन्सेप्ट में ध्यान रख बनवा चुका हूँ। फंडामेंटल पार्टिकल, आपने 3 पढ़े हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इसका सिंबल होता है इलेक्ट्रॉन का -1 E, या सिंबल रहने दो का चीजें वेट क्या होगा। इसका जो मास होता है बेटा, इसका मास होता है 1.66 10 की पावर -27 किलोग्राम, या 1. इसका थोड़ा सा बढ़ा दिया तो 10 की पावर -27 किलोग्राम, और इसका मास होता है 9.1 10 की पावर -31 किलोग्राम। अगर आप AMU में देखोगे तो 1.007 AMU और 1.008 AMU और 0.005 AMU। और इसका जो चार्ज है, चार्ज होता है इसका प्रोटॉन का प्लस का 1.6 10 की पावर -19 कूलम। इसमें कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस का 1.6 10 की पावर -19 कूलम।
ये बिल्कुल याद होनी चाहिए। हो गया सर। हो गया। अब आप देखें, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि किलोग्राम तो आपको पता है कि वेट की यूनिट है, ये एमयू क्या है? एमयू वेट की यूनिट है और इसका किलोग्राम या ग्राम के साथ क्या रिलेशन है ये भी बता देता हूँ, ठीक है? हाँ सर। वेरी गुड। ये रख कर दूं या आपको हाँ एमयू सर। पर करना होगा? अब आप एमयू से मैं आपको ग्राम या किलोग्राम बनाना भी सिखा दूंगा, ठीक है? क्या होता है एमयू? एमयू क्या होता है? क्या होता है इसका रिलेशन ग्राम या किलोग्राम? 1.667 ठीक है, जो आपका मास है जिसे आप वेट बोलते हो, कई जो गधे होते हैं कि मास को भी मीट वाला मास बोलने लगते हैं, तो ये भी नहीं पता कि मास का वेट क्या है। मैंने बहुतों से सुना है, लेकिन क्या कर सकते हैं? तो जो मास है या वेट है इसकी 3 यूनिट है, मतलब यूनिट तो काफी है लेकिन मैं आपको काम की यूनिट बता रहा हूँ, किलोग्राम, ग्राम, एमयू। एमयू का फुल फॉर्म होता है बेटा एटॉमिक मास यूनिट, और ये सबसे छोटी यूनिट है। जैसे आपका एटॉमिक नंबर जैसे ये है ना 1h1 या कार्बन 612, तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन की एक एटम का वेट 1 एमयू है, कार्बन के एक एटम का वेट 12 एमयू है। ऊपर वाला एटॉमिक वेट क्या रहता है ना बेटा? हाँ सर। जैसे वो लिखता है क्लोरीन 1735, तो ये ऊपर वाला एटॉमिक वेट है, तो इसका मतलब है हाँ। कि क्लोरीन एक एटम का जो वेट है वो 35 एमयू है। समझ में आया? हाँ सर। जैसे वो लिखता है ऑक्सीजन 816, तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन के एक एटम का जो वेट, एक एटम का वेट 16 एमयू है। टेबल में जितने वेट दिए हैं वो सब एमयू में है। और याद रखना 1 एमयू बराबर होता है 1.66 into 10 to power -24 ग्राम। इसको अब ग्राम से आपको किलोग्राम बनाना है तो 10 to power -3 हो जाएगा। 1 ग्राम बराबर -27। हाँ। ये 1 ग्राम बराबर 10 to power -3 किलोग्राम। नहीं समझे? हो गया सर। अगर आपको प्रूव करना है तो मैं आपको प्रूव करके दिखा देता हूँ। जैसे आपके प्रोटॉन का वेट क्या था? 1.007 एमयू था। हाँ। अब आप उसका ग्राम में या किलोग्राम में भी वेट निकाल सकते हैं। या इलेक्ट्रॉन का वेट कितना था? 0.005 एमयू था। हाँ। अगर आप उसका किलोग्राम में या ग्राम में वेट निकालोगे तो 9.1 10 to power -31 किलोग्राम आना चाहिए क्या? हाँ। आएगा। अभी करके दिखा देगा मैंने। सिर्फ बेटा वही लगेगी अगर एक का पता है, एक का निकालना है तो डिवाइड, और एक का पता है किसी और का निकालना है तो मल्टीप्लाई। ये ट्रिक आपकी हमेशा ही लगती है। जैसे गौर से देखो, मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन इसका वेट कितना था? 0.005 एमयू था क्या? हाँ। ये था। अब आपको पता हाँ। है हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो आपको पता है 1 एमयू बराबर क्या होता है? 1.66 10 to power -24 ग्राम होता है क्या? हाँ। हमें 0.005 एमयू को ग्राम में कर, एक का पता है हमें इसका निकालना है तो मल्टीप्लाई होगा नहीं होगा? हाँ। तो ये 5 into 10 to power -4 लिख सकता हूँ इसको, हाँ। into 1.66 10 to power -24 ग्राम। हाँ। अब ये वाला एमयू ग्राम में चला गया, 5 का इसमें मल्टीप्लाई है, 5 6 30, 5 6 30 33 आएगा ना।
8.3। हाँ और ये 10 की पावर माइनस 28 हो गया। हाँ और आपको पता है यदि ग्राम है, किलोग्राम बनाओगे आप, तो 10 की पावर हाँ माइनस 3 का मल्टीप्लाई -10। हाँ तो आपका ये आ गया कि लगभग 8.3 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। अरे आया नहीं आया? हाँ अब आपका जो आंसर आ रहा था वो ये आ रहा था कि 9.1 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। जो टेबल है, टेबल में आंसर ये आ रहा था ना। हाँ अरे टेबल बनाई थी आपको 0.005 लेवल में बताया था, 9.1 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम लिखवाया था अभी 2 मिनट पहले। मिला? हाँ सर। तो आप और देखो जब बड़े हाँ एरिया सर। में होते हैं तो हम केवल उस समय पावर देखते हैं, क्योंकि 31 का मतलब ये होता है कि यहाँ 31 पावर है। अब चाहे 0 पॉइंट यहाँ 8 लिख दूं चाहे 9 लिख दूं, बात तो एक ही है। हाँ तो बस यही मैं आपको प्रूव करना चाह रहा था, एक नेगेटिव बराबर इतना होता है, वो मैंने आपको रिलेशन दिया। नोट कर लेना। हो गया सर। हो गया बेटा, फिर कल निकल